कैसे हो सब? एनर्जाइज्ड? फील भी तो कराओ मुझे। नींद में तो नहीं हो? चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का क्या है टॉपिक बेटा? आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसको हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्लासिकल मैग्नेटिज्म क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी मैग्नेटिज्म पढ़ा था, लेकिन किसके कारण पढ़ा था? हमने पढ़ा था करंट कैरिंग वायर्स के कारण, हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस के कारण, है या नहीं? यहाँ पे लेकिन हम लोग उस मैग्नेट के बारे में बात करेंगे जो मैग्नेट हम लोग जो है अपने आसपास देखते भी आए हैं। ब्लैक कलर का एक स्टोन देखा है आपने ना, जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या कर पाता है? दूसरे हर सब्सटेंस को नहीं, कैसे सब्सटेंसेस को? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या कर पाता है? अट्रैक्ट कर पाता है ना? तो हम लोग उस मैग्नेट के बारे में आज यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। वंस वी कंप्लीट दैट पार्ट, हम उस मैग्नेट के बारे में जैसे ही पढ़ लेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंटर करेंगे जहाँ हम लोग पढ़ेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ जो है वो भी एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वहाँ भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं और उन मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। देन थर्ड जो पार्ट हमारा होगा वहाँ पे हम लोग मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना? दूसरा पार्ट दिया हुआ है ना मैटर। यहाँ हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक पढ़ेंगे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे हिस्टेरेसिस, जिसको यहाँ पे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के नाम से आप जानोगे। तो क्या रेडी हो सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर ध्यान से देखते हैं हम लोग और एक एक जो भी पॉइंट्स हैं हमारे उन सबको हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद आई एम गोइंग टू टीच दीज टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बार मैग्नेट से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट है क्या? तो देखो, बार मैग्नेट एक नॉर्मल सा क्या है, एक सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? बार मैग्नेट के साथ दो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, या जिसको बोल सकते हो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। और दूसरी क्या होगी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है हमारे पास? दूसरी है हमारे पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी? अगर मैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे, है ना, जो भी बार मैग्नेट्स हैं वो सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ जितनी भी चीजें दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उनको मैग्नेट थोड़ी ना कहने लगेंगे। मैग्नेट किन्हें कहेंगे हम लोग? ऐसे किसी भी सब्सटेंस को कहेंगे जिसके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी भी हो। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, किसी जगह पर यूं ही हैंग करते हो, तो ये हमेशा क्या होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या ये? अब अगर मैं बार मैग्नेट को और थोड़ा एलोबरेट करूं तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हमारे बहुत ही काम के होते हैं। पहला, यहाँ पे अगर मैं बार मैग्नेट आपको शो करके दिखाऊं, एक है ना, एक बार मैग्नेट मान लो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये है एक हमारे पास बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, एक क्या किया अभी हमने? एक बार मैग्नेट यहाँ पे बना लिया है। इसमें दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। पहला होगा आपका साउथ पोल और दूसरा क्या होगा आपका? नॉर्थ पोल। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में मान लो यहाँ पे साउथ पोल मान रहा हूँ, तो राइट साइड में अपने आप क्या होगा? हमारा नॉर्थ पोल होगा। जैसे -Q और +Q चार्ज होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम इन दोनों को ऐसे ही नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते समय हम एक फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ।
क्या कहते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉइंट क्या है वो है हमारा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ है क्या? कोई आइडिया देना चाहेगा मुझे? एग्जैक्टली ये हमें ऐसे तो क्या बताता है? पोल स्ट्रेंथ हमें बताता है उस पोल की कैपेबिलिटी। बच्चे ने भी बताया कि वहां से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया निकल रही है। ये क्या बताएगी? एक तरीके से स्ट्रेंथ बताएगी वहां का, कि वो कितना ज्यादा किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में एबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसे हम लोग यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ का नाम देंगे। और पोल स्ट्रेंथ दो तरीके के हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक लेंगे प्लस एम और दूसरा क्या लेंगे बेटा? माइनस एम। और मैंने अभी जस्ट बोला इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? आप जल्दी से बोलो बच्चों, क्या ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है आपको? तो पोल स्ट्रेंथ जो है ये प्लस एम माइनस एम से रिप्रेजेंट होगा। ये क्या बताएगा? ये हमें उस मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया देगा। और इसे हम समझ पाएंगे, जितनी ज़्यादा लाइंस वहाँ से निकलेंगी पर यूनिट एरिया, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पोल स्ट्रेंथ का आइडिया लगाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहीं पे बेटा। यहाँ हमारे पास S है और N है। ये S और N जो है ना, इन दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। S को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस एम से, और N को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? प्लस एम से। तो ये इनके पोल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम। यहाँ पे दो लेंथ्स की बात होती है। पहली होती है बेटा इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ, जिसको आप LG कहते हो। ये क्या है आपका? दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ इट। और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे जो पोल्स होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो हमेशा मैग्नेट में उसके कॉर्नर्स पे नहीं, कॉर्नर से थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। और अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ LM से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे आप क्या कहोगे? इसे हम लोग कहेंगे बेटा, इसे क्या कहोगे? मैग्नेटिक लेंथ। क्या है ये हमारा? ये हमारी मैग्नेटिक लेंथ है। तो ये दोनों बातें आपको सभी को समझ में आ गई क्या? हमारी यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ क्या है। क्लियर है ये? अब देखो, अगर किसी भी जगह पर हम लोग किसी एक तरीके से ये क्या हो गया? डाइपोल हो गया ना। तो अगर हम कहीं पे भी इस तरीके का एक कोई डाइपोल बनाते हैं तो उस डाइपोल के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट, हमें उसे पढ़ने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम लोग अब पढ़ते हैं बेटा किसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और इससे जुड़े हुए एक दो जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बात भी कर लेते हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखा जाए बेटा, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डाइपोल बनाना पड़ेगा। डाइपोल बना लिया। ये क्या है मेरे पास? S है, और यहाँ क्या है हमारे पास? N है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे LM से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है? अब अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। और कैपिटल M की वैल्यू किसके बराबर होगी? पहले मैं यहाँ पे एक पोल को लिखूंगा, एक पोल के पोल स्ट्रेंथ को लिखूंगा, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? इनके मैग्नेटिक लेंथ से। अगर हम मैग्नेटिक लेंथ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई L। क्या ऐसा दिखा सा लग रहा है कुछ? हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे क्या Q इंटू L था? क्या वैसा ही यहाँ पे भी क्वांटिटी हमें दिखाई दे रहा है? से यस और नो, है ना? हमें ये पॉइंट यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, दिखाई दे रहा है आराम से। हम यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमने डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे लिखा है तो इसके साथ दो चीजें एसोसिएट होंगी। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा? इसका डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड है M इंटू LM, और इसका डायरेक्शन अगर मुझे लिखना हो तो डायरेक्शन इज फ्रॉम -M टू +M।
माइनस एम को आप लिखते हो क्या बेटा, साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ जो होगा इसका डायरेक्शन हमेशा आपको दिखाई देगा। क्या यहां तक कोई परेशानी? कुछ तो बोल दो बेटा, ऐसे कैसे चलेगा बताओ, कुछ तो बोलो, क्लियर है ये? अब बेटा यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट पे आते हैं। आगे का पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट को मैं दो तरीके से डिवाइड कर दूं। एक तो इसके लेंथ, एक तो क्या करूं मैं, इसको हॉरिजॉन्टली एक कट लगा के दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, और दूसरा है मैं वर्टिकल कट लगा के इसे क्या करूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। ये मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों केसेस में इसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं या इनडायरेक्टली इसका यूज आ सकता है हमारे पास। हो सकता है ऐसा कि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि हमारा एक मैग्नेट जो है वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड कुछ दिया हुआ है, मैग्नेट को कट कर दिया हमने, आधा कट कर दिया, बिल्कुल कैसे कट किया, हॉरिजॉन्टल कट लगा के, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे इस मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन एज सच टफ नहीं है, हम यहाँ पे एक छोटा सा एस्पेक्ट देख ले रहे हैं जिससे हमें आगे डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व करने में हेल्प में ले सकें। तो अगर हमारे पास पहला जो ये मैग्नेट था, इसी को हमने क्या किया है बेटा, दो पार्ट में चेंज किया है। यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a/2 है, ये भी क्या है हमारे पास, a/2 है। यहाँ लेंथ को हम लोग l मान रहे थे, तो इस जगह पे लेंथ क्या है, दोनों की सेम है, ये तो l की l ही है, बट इस केस में हमारे पास l जो है ये l/2 और l/2 हो गया है। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये a है और यहाँ पे ये भी क्या है हमारे पास, a है। क्या ये दोनों केसेस क्लियर हैं आपको? अब इन दोनों केसेस में मुझे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करनी है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि यहाँ पे m इनिशियल जो था मेरे पास ये m के इक्वल था। आपको बताना है कि इस केस में अगर मैं इसको m1 मानता हूँ, है ना, और दूसरे वाले को m2 मानता हूँ, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ भी अगर मैं m1 और m2 की बात करूँ तो इन दोनों टुकड़ों का ये जो m1 m2 है ये क्या होगा। तो आप बताओ बेटा, m जो है वो स्मॉल m इंटू एल के बराबर है क्या? इस केस में आपने l चेंज नहीं किया बट स्मॉल m को बदल दिया ना, आपने एरिया आधा कर दिया, एरिया आधा किया तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया होगा ना। तो क्या आप सीधे सीधे बोल पाओगे कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हमारा m/2 के इक्वल होगा। दूसरे केस में आपने एरिया नहीं कम किया, मतलब आपने पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं किया है लेकिन आपने लेंथ बदल दिया, तो क्या आप मैग्नेटिक मोमेंट फिर से आधा यहाँ पे भी बोलोगे कि हो गया होगा। तो दोनों पार्ट्स के लिए अगर हम m1 और m2 लिखें, इसको 1 इसको 2, यहाँ भी ये क्या था 1 और ये क्या था 2, मैं m1 m2 को लिखूं तो क्या ये m/2 के बराबर हो जाना है? से यस और नो। क्या ये क्लियर है बेटा? तो हम यहाँ पे पहले केस में क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेंथ को एज इट इज रख रहे हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को क्या किया है हमने, हाफ कर दिया है। यहाँ हमने कैसे हाफ किया है, पोल स्ट्रेंथ को आधा करके। यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या किया है आपने, यहाँ पे लेंथ आपने हाफ किया है, आपने पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं किया, बट आपका मैग्नेटिक मोमेंट आराम से हाफ हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपने हाफ कर दी थी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यहाँ से बेटा अगले पार्ट पे आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। मान लो इस बार जो है ना, इस बार मुझे फिर से एक मैग्नेट दिया हुआ था और ये L लेंथ का मैग्नेट था। कितने का मैग्नेट था? L लेंथ का मैग्नेट था मेरा। हमें बोला गया कि इसी को हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क में चेंज कर दिया। किस में बदल दिया इसको? एक सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया। मुझे बताना है कि यहाँ पे अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m0 के बराबर था, है ना, ये मुझे अगर गिवन था, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट इस जगह पे m' जो होगा ये कितना होगा। क्या ये निकालना आपके लिए मुश्किल है बच्चों? से यस और नो। है मुश्किल? क्या नहीं है। हमेशा ये याद रखना बेटा, हम लोग जो लेंथ लेते हैं वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक की लेते हैं, हमेशा हम लोग पोल टू पोल की डिस्टेंस देखते हैं। तो पोल टू पोल डिस्टेंस इस केस में क्या 2r के बराबर होनी चाहिए थी? से यस और नो। कुछ तो बोल दो।
और ये 2r कैसे निकालेंगे हम लोग? हम जान रहे हैं इस l लेंथ के रॉड को ही मोड़ के हमने क्या किया है, ये सेमी सर्कुलर बनाया है ना। इसका मतलब जो इसका लेंथ होगा वो तो बदलेगा नहीं, तो पाई आर जो होगा ये l के बराबर होगा, ऐसा आप लिख पाओगे। पाई आर क्या है आपका, ये आपका आर्क लेंथ है, और l क्या था, रॉड की ओरिजिनल लेंथ थी। इन दोनों को बराबर होना चाहिए था ना। यहाँ से हम r की वैल्यू को क्या लिख लेंगे, l डिवाइडेड बाई पाई, और हमारे पास आंसर आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 2l डिवाइडेड बाई पाई। m मल्टीप्लाइड बाई l हमारे पास क्या था, m नॉट, तो हमारा आंसर यहाँ क्या बन जाना है, इट इज 2m नॉट डिवाइडेड बाई पाई के बराबर। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अगर एक दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, किससे, डाइपोल मोमेंट से जुड़े हुए, आप आराम से हंसते खेलते हुए आंसर दे सकते हो। कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी जगह पर, छोटा मोटा भी नहीं? तो ये पार्ट था बेटा हमारा पहला, जहाँ पे हमने बार मैग्नेट पढ़ा, और बार मैग्नेट के बाद हमने किसको डील किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डील किया। यहाँ से मैं अब आपको नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। देखो ऐसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देना चाहूँगा अपनी तरफ से। हम लोग बात करते हैं बी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम अब बात किसकी करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो ऐसे तो लूडो यहां बैठ के क्या चल रहा है, तो बंद करो बेटा, उसको नीचे रखो बैग में आराम से। तो हम लोग बात कर रहे हैं बी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल की, ठीक है ना। अब बी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट दिमाग में होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या मोनोपोल कहीं एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। बट क्लासिकल मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत जब की गई थी तो ये माना गया था कि मोनोपोल होता होगा, है ना, कोई अकेला पोल भी होता होगा, और उस अकेले पोल का जो है कुछ न कुछ फील्ड भी रहता होगा, उस अकेले पोल के कारण फील्ड भी जनरेट होता होगा। और कूलम की थियरी के अकॉर्डिंग अगर उसे देखा जाए तो दो जो पोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते होंगे, एक फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट भी करते होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें पहले आई थी, और वहां पे जो लॉज हम लोग Q1 Q2 के लिए देखते आए थे, वो सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे भी हमारे लिए क्या हो जाता था, वैलिड हो जाता था। अगर हम उन फॉर्मूलों का ध्यान रखें और उन फॉर्मूलों को दिमाग में रखते हुए हम तीन पोजीशन पे किसी मैग्नेट के कारण, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड ऐसा पोजीशन जहां पे एंगल क्या बन रहा हो, हमारा थीटा बन रहा हो सेंटर से, हम अगर इन तीनों जगह पर फील्ड की बात करें तो वही फील्ड हमें देखने को मिलने वाला है जो फील्ड हमने कब देखा है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण देखा है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को लिख तो दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ ज्यादा इसके ऊपर डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या था, एक डाइपोल है, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनकी बीच की लेंथ मुझे एल दी हुई है, और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल एम, दैट इज एम मल्टीप्लाइड बाई एल। इतनी चीजें मुझे दी हुई है। अब मैं यहाँ पे तीन पोजीशंस पे अगर फील्ड लिखना चाहता हूँ, पहला अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एक्सियल पोजीशन पे, मैं कहाँ लिखना चाहता हूँ बेटा, एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा मैं लिखना चाहता हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। और थर्ड मैं लिखना चाहता हूं यहां पे एट एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो इन तीनों जगह पे हमारे फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैं कोई डेराइव नहीं कर रहा यहाँ पे, सीधे सीधे मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला बेटा, अगर बी एक्सियल की बात करें तो क्या लिखना चाहिए मुझे, आप सभी का हेल्प चाहिए। आप अगर अभी बोल दोगे ना तो आगे याद रह ही जाएगा आपको। आप याद करो बेटा, हमने क्या पढ़ा था वहां, क्या 2kp/r³ पढ़ा था। k के जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ डाल सकते हैं क्या, p के जगह पर m लिख सकते हैं क्या। तो क्या हमारा फॉर्मूला कुछ नया है, नहीं है बेटा। हम यहाँ लिख रहे हैं सिंपल म्यू नॉट बाई 4 पाई, देन आगे क्या लिख रहे हो आप, 2m डिवाइडेड बाई r³। आपके पास आपका आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर है।
क्या बहुत मुश्किल है? दूसरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, आप बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बी इक्वेटोरियल लिखना चाहता हूँ, क्या बस ये 2 नहीं रहेगा और एक माइनस साइन लगाने की नीड होगी क्या? तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा इसे? इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या लिखूंगा मैं? m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ से हमारे पास बी इक्वेटोरियल का आंसर आ जाएगा। क्या ये भी क्लियर है? और थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अगर मैं किसी एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी थीटा एंगल पे इसी चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका? बी एट आर थीटा, ये लिखा था ना हमने, आर कॉमा थीटा, इट वॉज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा था। यहाँ पे के जगह पे क्या लिख रहे हो? म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में मल्टीप्लाई करोगे m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, एंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इट विल गिव यू योर करेक्ट आंसर। क्या ये समझने में कोई परेशानी है बच्चों? है कोई दिक्कत? है तो जल्दी बोलो, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। बढ़ जाऊं ना? आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने मैग्नेटिक डाइपोल की बात की थी ना। वहां हमने लूप को क्या मान लिया था? मैग्नेटिक डाइपोल, यही माना था हमने। तो अगर हम लूप को मैग्नेटिक डाइपोल ना मानकर हम लोग इस बार मैग्नेट की बात करें, तो क्या जैसे फोर्सेस हम लोग उस डाइपोल पे लगा रहे थे या हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगाते हैं, हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखने के बाद वैसे ही फोर्सेस क्या यहाँ पे भी इस मैग्नेटिक डाइपोल पे लगा सकते हैं? तो हम वैसे ही फोर्सेस, वैसे ही टॉर्क, वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी और वही टाइम पीरियड यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ फॉर्मूले लिख दूं, काम हो जाएगा ना? कुछ तो बोल दो। फॉर्मूलों का तरीका, याद करने का तरीका हमें पता है ही, हम बस दोनों को सिमिलरली याद भी रख लेंगे, है ना? तो ध्यान से देखते हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डाइपोल को रखने के बाद क्या होने वाला है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूं किसी डाइपोल को, मान लो ये मेरे पास यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ है इस तरीके से, ये क्या है हमारा? कोई यूनिफॉर्म फील्ड मुझे गिवन है और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक डाइपोल को प्लेस करूं। और डाइपोल को प्लेस करने के बाद आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो इसके ऊपर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसको स्टडी करना है हमें, ठीक है? ये मान लो एक मैग्नेट आपने उठा के रख दिया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? हम कह सकते हैं ना, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, यहां हमने प्लस m लिया है और ये हमारे पास क्या है? माइनस m है। तो एक फोर्स mb आगे की ओर और एक फोर्स mb पीछे की ओर यहां लग रहा होगा क्या? लेंथ इसकी l है और मान लो एंगल थीटा है। तो क्या रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके दिमाग में दोबारा से वही आ गया जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है? से यस और नो? तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा? मुझे अगर यहाँ पे कपल की बात करनी है, फोर्स कपल की, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। पहले से आप क्या लिखते आए थे? इसको क्या लिखते आए थे? p क्रॉस e, यही था ना? तो p के जगह क्या लिखा है यहाँ पे? m, और e के जगह क्या लिखा? b। आपके पास आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखो तो इट विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और साथ में आप चाहो तो कोई एन कैप लगा सकते हो जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स आपसे पूछूं, पहला कि हमारा टाउ जो है वो 0 होगा किस पे? तो मैं यहाँ बोलूंगा टाउ हमारा 0 होगा 2 पोजिशंस पे, पहला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे और दूसरा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो ये हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री पे हो गया हमारा, और दूसरा किस पे हो गया हमारा? 180 डिग्री पे। दूसरा पॉइंट होता है कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो टाउ मैक्सिमम कब होगा हमारा? टाउ हमारा मैक्सिमम होगा mb के बराबर, और ये होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकॉल कर लिया हमने, जल्दी से इसे रिकॉल कर लिया। 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात हम ऑलरेडी बहुत बार, अब तो तीसरी बार ये पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, दूसरे पार्ट को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, इट इज माइनस ऑफ m डॉट बी। पहले ये क्या होता था बेटा? p डॉट ई, यहाँ p यहाँ e। यहाँ से भी आप कह सकते हो u की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये आपके पास माइनस ऑफ mb होगी,
और u की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी ये आपकी mb आएगी। ये एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और ये आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। थर्ड पार्ट हमारा आता है बेटा, ये थोड़ा सुन लेना क्योंकि इस चैप्टर में इससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये जो थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो वैसे केस में उसमें ऑसिलेशन करा सकते हो आप। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हो, तो वहाँ पे एसएचएम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ अगर मैं रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करूँ तो क्या एम क्रॉस बी हमें बताता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा होगा? तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अगर हम टाउ रीस्टोरिंग की बात करें यहाँ पे तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। थीटा अगर बहुत छोटा है हमारा तो हम साइन थीटा को थीटा के ऑलमोस्ट लिख सकते हैं। टाउ क्या हमारा आई अल्फा होता है बच्चों, तो इट इज इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाइड बाई थीटा। और अब आप बताओ मुझे, क्या मैंने आपको एंगुलर एसएचएम सिखाया है? मैंने क्या बोला है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? लीनियर में x बाई ए निकालना और एंगुलर में क्या निकालना? थीटा बाई अल्फा। क्या यहाँ से आप थीटा बाई अल्फा निकाल सकते हो? थीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू आई बाई एम बी। क्या आपका आंसर अपने आप आ गया बेटा? आप यहाँ से अब टाइम पीरियड कोट कर सकते हो। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई एम बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये एस्पेक्ट्स भी क्लियर हो गए? ये जितनी बातें मैंने बोली सारी क्लियर हो गई बच्चों? बहुत बढ़िया। आगे चलूं मैं यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे आते हैं बेटा अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में इंटर करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसे तो अब आप ये बहुत ही आराम से हंसते खेलते हुए बता दोगे, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक कर लेते हैं। बार मैग्नेट है, इसको आपने हंग कर रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degrees is W. Now the torque required to keep the magnet in this position is. आपको उसी पोजीशन पे उसे रखने के लिए, मैग्नेट को रखने के लिए क्या टॉर्क लगाना होगा, ये निकालना है। तो U का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? माइनस ऑफ एम क्रॉस एम डॉट बी। यही है ना आपके पास? आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे टाउ रीस्टोरिंग की बात करूं, उसको उसी पोजीशन पे रखने के लिए जो फोर्स आपको लगाना है, जो टॉर्क आपको लगाना है, उसकी बात की जा रही है। तो क्या मैं टाउ को भी यहाँ पे लिखना चाहता तो क्या माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा लिख सकता था? अब क्या आपके लिए सवाल मुश्किल रहा? आप क्या करोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे टाउ बाई यू इज इक्वल टू टैन थीटा, यही लिखोगे ना? सो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? u tan थीटा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, देखकर बताओ। u के जगह पे क्या है आपके पास? w। u की जगह क्या है? w। और tan 60 अगर आप लिखते हो तो √3 आ जाएगा। √3w इज द करेक्ट आंसर ना। तो हम यहाँ से आसानी से आंसर कोट कर सकते हैं √3w के बराबर। कोई मुश्किल क्वेश्चन था? मुश्किल सवाल था? नहीं, आराम से हम कर सकते थे इसे। आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से बेटा एक छोटा सा और सवाल है, इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। ये सवाल है आपका किस चीज़ से जुड़ा हुआ? अगर हमारे पास मान लो 2 मैग्नेट्स दिए हुए हैं और मुझसे किसी एक पॉइंट पे उसके कारण नेट फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है ना। यहाँ पे आपसे डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया लिया जा सकता था, डायरेक्शन के बारे में भी पूछ सकते थे। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या डिसाइड कर रखा है, हमारा जो एक्सियल पोजीशन होगा वहाँ फील्ड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हम जानते हैं, डायरेक्शन हम जानते हैं। क्या डायरेक्शन बताओ बालक, पीछे से कोई भी चारों में से क्या होता है यहाँ पे? मैग्नेट के केस में डायरेक्शन मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का। दूसरे रो में जितने हो तीनों बच्चे बताओ, कोई बताना चाहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप? साउथ टू नॉर्थ। क्या कैसे निकालते हैं हम? साउथ टू नॉर्थ। आज की क्लास में सबसे पहले स्लाइड में यहीं से स्टार्ट किया था ना कि कोई भी मैग्नेट है उसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ होगा, -m से +m की तरफ होगा। ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन किधर हो गया?
साउथ से नॉर्थ मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। दूसरे केस में क्या हो गया बेटा, साउथ से नॉर्थ, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड। क्या ये दोनों डायरेक्शन क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस मैग्नेट को पहला मैग्नेट मान लूं और इस P पॉइंट पे इसके कारण फील्ड लिखूं, तो क्या एक्सियल पोजीशन पे फील्ड लिखनी पड़ेगी? तो हमारे पहले मैग्नेट के कारण जो फील्ड होगा वो किधर होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा। से यस और नो? किस लाइन के अलोंग होगा, साउथ टू नॉर्थ वाला फॉलो कर लेंगे। दूसरी बात, अगर मैं इस दूसरे मैग्नेट के कारण देखूं तो क्या ये इक्वेटोरियल पोजीशन है? तो यहाँ जो फील्ड होगा क्या इस M की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास दो फील्ड्स आ जाएंगी, एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल में और दूसरा किधर हो गया हमारा, यहाँ वर्टिकल में। ये हो गया मेरा ये हो गया हमारा एक्सियल वाला। तो इसे आप लिखोगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई, यहाँ डिस्टेंस कितना है बेटा, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो d ले सकता हूं ना, d ले सकता हूं। तो ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे d, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे dq। और ऐसे ही जो अपवर्ड है ये कौन सा फील्ड होगा हमारा, इक्वेटोरियल वाला। क्या बेटा, अपवर्ड क्यों किया, नहीं समझ आया? ये बेटा मैग्नेट है तो क्या ये जो पोजीशन होगा ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या M के जस्ट अपोजिट हमारा फील्ड होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो अगर नीचे की ओर हमारा M है तो फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होना चाहिए। क्या, वही हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ जो वैल्यू होने वाली है ये होगी हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइडेड बाई R, सॉरी D है ना दिया हुआ, M डिवाइडेड बाई DQ के बराबर। क्या अब आगे का सवाल आपके लिए मुश्किल है? अब मुझसे कोई B नेट पूछता है तो मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ से म्यू नॉट इंटू M डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू DQ को कॉमन ले लेता हूँ और बाकी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। सो आंसर इज √5 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई multiplied by M divided by dq. This will be the correct answer for us. टफ है लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, आई कैप जे कैप के साथ लिख सकते थे आप आराम से। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम मैग्नीट्यूड भी बहुत आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ाऊं मैं बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से बच्चों एक छोटा सा पार्ट है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं लेने वाला आपका, एक दो छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये भी हमारी N से निकलेंगी और जाएंगी कहाँ पे, S की तरफ जाएंगी। लेकिन जब मैं आउटसाइड द मैग्नेट बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इनसाइड द मैग्नेट आऊँगा यहाँ पे हमारी लाइंस होंगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होती थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं, बाकी जगह पे कोई फर्क ज़्यादा आने वाला नहीं है। ये भी लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, वो भी एक दूसरे को कट नहीं करती थी। डेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो वैसे केस में क्या होता है, हम ये मानकर चलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इक्विडिस्टेंट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। और ऐसा ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते आए थे। इनमें से कोई भी चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज हो जाए, इनका थोड़ा बहुत शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन के जगह पे कर्व वाला हो जाए, या इनके बीच में दोनों तरह की परेशानी हो, एक तो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा हो और दूसरा कर्व वाला भी हो, इन तीनों केसेस में यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था हमने। तो यहाँ बस एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे S मान रहा था और इसे क्या मान रहा था, N, तो यहाँ N से लाइन निकलेंगी और क्या होगी, S तक जाएगी अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करता हूँ तो। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, यही लाइंस हमारी साउथ से नॉर्थ की ओर हमें जाती हुई दिखाई देंगी,
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रख सकते हो? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने क्या बोला, पहला बोला कि यहाँ पे क्लोज्ड लूप होंगी हमारी, और दूसरा पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला कि आउटसाइड द मैग्नेट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट इसका क्या है, जस्ट उल्टा है। तो इनसाइड द मैग्नेट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या दोनों में समझने में कोई परेशानी है बच्चों, है, या मैं आगे बढ़ जाऊं यहाँ से? बाकी पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, डेंसिटी क्या होगी, इनके बारे में हम जानते हैं, ऐसा हम मानकर चलेंगे। यहाँ पे आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जो अब मैं पार्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपके काम आएगा। अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या था हमारे पास, ई डॉट डी एस, और वो भी कैसे में, किसी क्लोज सरफेस में, है ना। मीन्स अगर हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो हमेशा क्या देती हैं, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट देती है हमें। यही पढ़ा था हमने। अगर हम किसी डाइपोल को रख दें किसी क्लोज सरफेस में तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, Qn क्या हो गया, जीरो। तो क्या उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दिखाई देगी बाहर, नहीं देगी। तो वहां पे कोई फील्ड लाइन हमें बाहर जाती हुई दिखाई नहीं देगी। और हम जानते हैं कि मैग्नेट का कभी भी मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो हमेशा डाइपोल में ही रहेगा। और अगर ये डाइपोल में ही रहेगा तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस जगह पर हमारा जो B डॉट डी एस होगा, है ना, और वो भी कहाँ, अगर हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। और ये क्या बता रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज सरफेस। तो अगर हम क्लोज सरफेस, बंद डब्बे की बात कर रहे हैं, सरफेस मतलब डब्बा हो गया, और जब आप यहीं पे लाइन इंटीग्रल पढ़ते हो, B डॉट डी एल पढ़ते हो, वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल। वहां पे हम लूप की बात करते हैं, क्लोज्ड लूप बोलते हैं। फर्क समझ में आ रहा है, लूप मतलब लाइन, और सरफेस मतलब इस तरीके का बंद कमरा, बंद डब्बा। क्लियर है ना, ये दोनों टर्म दिमाग में बिठाकर रखना बिल्कुल। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी है, 0 होनी है। और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है, किसका प्रूफ होता है, कि मोनोपोल अकेली एग्जिस्ट कभी भी नहीं करती है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? आगे बढ़ा दूं मैं यहाँ से बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। और ये जो है ना सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट होता है जितने भी नीट के एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये हमेशा एक अनबुझ पहेली रहती है। आपके लिए कैसी है, बूझने वाली है या अनबुझी सी है? क्या आती है आपको पूरी की पूरी? बहुत बढ़िया, कितने लोगों को आती है? ओके, एक बालक ने वो भी उंगली खड़ा किया, सिर्फ हाथ नहीं खड़ा किया। क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में फर्स्ट पॉइंट से। हम लोग किसी अर्थ को मैग्नेट की तरह मानकर चलते हैं, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि क्यों हमें अर्थ को मैग्नेट की तरह मानना चाहिए। जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में जाकर रुकता है। इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहीं रखा हुआ होगा ना, जो कि हमेशा उनको इस डायरेक्शन में अलाइन करने के काम आता होगा। से यस और नो, है ना। मैग्नेट का जो हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखते हैं उसका नॉर्थ जिधर पॉइंट कर रहा होता है उसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ का नाम देते हैं, और जहां पे उसका साउथ कर रहा होता है उसे आप क्या देते हो, मैग्नेटिक साउथ का नाम देते हो। यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ भी है, ये रहा आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल, और उसके बगल में क्या है बेटा, आप यहाँ ध्यान से देखो, उसके बगल में क्या है हमारा, मैग्नेटिक साउथ पोल, है ना। तो मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो होगा वो यहाँ कहीं पे हमें दिखाई देगा। क्लियर है ये? यहाँ पे एक और आपको लाइन दिखाई दे रही है जो कि हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो हम लोग, लाइन तो नहीं, इसको अगर हम प्लेन भी मान लें कि एक सेव है, और सेव को मैंने क्या किया है, एक
एक सीधे सीधे चाकू से क्या किया है, वर्टिकली कट लगा दिया है। तो जो कट लगेगा दोनों साइड एक प्लेन दिखाई देगा हमें। अब जो प्लेन दिखाई देगा उसी प्लेन को आप क्या बोलते हो, ज्योग्राफिक मेरिडियन का नाम देते हो। और ऐसा ही कट अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को लेते हुए लगा दो तो उसे आप क्या नाम देते हो, मैग्नेटिक मेरिडियन का देते हो। क्लियर है क्या? यहां तक कहीं पे कोई समझने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। ये जो प्लेन आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है इसको आप ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हो। ये हमेशा ज्योग्राफिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होगा। और इसी तरीके के मैग्नेटिक मेरिडियन के जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलोगे। ये एक्चुअल में हमारे किसी काम नहीं आएगा, है ना, इसका हम लोग कहीं पे यूज करने नहीं जा रहे हैं। यहां तक समझ आ गया? अब एक बात और बता दूं, हम यहाँ पे जब कभी भी मैग्नेट को कंसीडर करते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर अगर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है तो वो बार मैग्नेट कैसा दिख रहा होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बार मैग्नेट के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि बार मैग्नेट हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। यहां पे हमारे उस मैग्नेट का क्या है, एस लाई कर रहा है, और यहां पे उसी का क्या लाई कर रहा है बेटा, एन लाई कर रहा है। आप बोलोगे सर आपने लिखा है यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल और दिखा रहे हो एन। हम उसे कहते हैं बेटा मैग्नेटिक साउथ, हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन निडल अगर ऐसे आके रुकी है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो क्या जो इसके नीचे मैग्नेट होगा वो मैग्नेट इसके जस्ट अपोजिट नेचर का रहा होगा? तभी तो वो साउथ जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ रखे हुए हैं और नॉर्थ जो है वो किसको रखे हुए अपनी तरफ, साउथ को रखे हुए हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो हम लोग जो आंसर देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ का, वो अपने मैग्नेट के अकॉर्डिंग देते हैं, जो हमने अपने पास मैग्नेट रख रखा है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा वो क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट नेचर का होगा। इसलिए जब आपकी मैग्नेटिक लाइंस की बात होगी तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा इस यहां से निकलेंगी और ये लाइंस क्या होगी, हमारी इस जगह पर जाकर हमें अंदर में, सॉरी बाहर में हमें इस तरीके से जाते हुए टर्मिनेट होती हुई दिखेगी। इसके अंदर जो है इसका मोशन हो सकता है इस तरीके का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो इतनी बात क्या आप सभी को समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसे आप बोलते हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं? ये बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये दिख रहे हैं। आप जो हो यहाँ पे मैग्नेटिक निडल लेके खड़े हो, इस जगह पर मैग्नेटिक निडल लेकर खड़े हो। आपको मैग्नेटिक निडल लेकर यहाँ बस खड़े रहना है और कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। आप खुद से यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो और आप अपने से ही इस ज्योग्राफिक नॉर्थ को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना? ये जो दोनों की दोनों लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोई एंगल फॉर्म करेंगी ना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैग्नेटिक नॉर्थ और हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों अलग अलग जगह पर है मेरे लिए। मैं खुद को रेफरेंस मानते हुए उन दोनों जगह के लिए लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। वो जो लाइंस एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगी, उस एंगल को आप क्या नाम दोगे बेटा? इसे हम लोग क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से जानेंगे। आप इसका डेफिनेशन भी पढ़ लो। द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ, द लाइन टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ट्रू नॉर्थ हम लोग किसको कहते हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है उसको कहते हैं। एंड द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच अ कंपास पॉइंट्स। कंपास किधर पॉइंट करता है बेटा? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो हमारा मैग्नेटिक कंपास जिधर पॉइंट कर रहा है और मैं वहां खड़े होकर जहां से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? उसी एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है? डायग्राम से आपको ये बात क्लियर भी हो रही है? तो यहाँ पे आप देखो बेटा, एक जगह का एंगल ये दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह का एंगल ये दिखा आपको, और तीसरी जगह दोनों के दोनों क्या है? सेम लाइन में है। हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन यहाँ पे आप बना रहे हो, ऐसे यहाँ मेरिडियन बोलना सही होगा नहीं, हम क्या बोलेंगे? हमारा जो मैग्नेटिक निडल है वो जो एंगल बना रहा है हमारे
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ और जो एंगल बना रहा है हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के साथ, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, कोइंसाइड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई बच्चों? आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ से। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्री करो और सोचने की कोशिश करो। अभी हमने सबसे पहला जो डायग्राम यहाँ बनाया था, ये जो डायग्राम बनाया था, हो सकता है ना कि यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पे मैं खड़ा रहूं, हो सकता है ना? तो मुझे यहाँ मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? और हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल होगा, क्या वो निडल इस मैग्नेटिक लाइन को फॉलो करेगा? ये हमने पहले भी पढ़ा है ना कि हमारी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेट को प्लेस करो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो कहाँ जाकर स्टेबल इक्विलिब्रियम अक्वायर करता है? 0 डिग्री पे वो क्या कर लेता है, उस लाइन के साथ खुद को अलाइन कर लेता है, करता है ना? तो यहाँ अगर आप मैग्नेटिक निडल रखोगे तो क्या इन मैग्नेटिक लाइंस के साथ वो खुद को अलाइन कर लेगा? मान लो ये मेरे हाथ में मैग्नेटिक निडल है और इस तरीके से ये अलाइन हो गया है, या इस तरीके से ये अलाइन हो गया है, ठीक है ना? अगर ये अलाइन हो गया है, वहां की मैग्नेटिक लाइंस मुझे समझ में आ गई कि यूं दिख रही है। ये मैग्नेटिक लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही होती हैं, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही होती हैं, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप एंगल ऑफ डिप कहोगे। डिप मतलब झुक जाना, डिप कर जाना। कितने एंगल से हमारी मैग्नेटिक ये जो निडल है ये डिप हुई है? तो इसे दो तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, और दूसरी, हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है। इन दोनों से आप किसे एक्सप्लेन कर सकते हो? हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ डिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? अब देखो इसी पॉइंट को थोड़ा और इलोबरेट करके समझते हैं। हमारे पास मान लो कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन था और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपने जो है ना अपने कंपास निडल को रख रखा है। कंपास निडल क्या कर रहा है? हल्का सा बेंड हो गया है नीचे की ओर, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो हल्का सा क्या है, बेंड किया हुआ है। तो देखो ये कंपास निडल आपको यहाँ पे बेंड किया हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहा है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हमने इसे यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है? आई से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? आई से। तो ये जो हमारा लाइन है, मैग्नेटिक लाइन है, या जो हमारा मैग्नेटिक निडल है, दोनों एक बात है, ये बात समझ लेना। दोनों के दोनों क्या है? एक है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देती हैं। तो क्या ये अर्थ के मैग्नेटिज्म को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया दे रही होंगी? इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं तो क्या मैं उसे बी एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? वर्टिकल कंपोनेंट ले लूं तो क्या उसे मैं बी ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और एंगल मेरे पास आई पता है, क्या इसे करना भी मुश्किल होगा क्या हमारे लिए? नहीं। तो मैं यहाँ पे दो फील्ड्स के बारे में बात करूंगा। पहला लिखूंगा बी एच, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ई कॉस आई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मैं यहीं पे बी वी लिखना चाहूं, यह है हमारे पास वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इसको क्या हम लोग इस जगह पर आराम से बी ई साइन आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सही, यस और नो? और देखो सबसे खास बात एक और भी है यहाँ। अगर मैं इस थर्ड वाले इस एंगल की बात कर लूं तो ये क्या है? हमारे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल है। इस जगह पर अगर मैं इसे एनालाइज करना चाहूं तो क्या मैं इसे इस जगह के लिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह सकता हूं? तो यहाँ पे यही एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या ये बातें क्लियर है? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हमारा जो बी ई होने वाला है, इसको हम लोग बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट। इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं अगर बी एच और बी वी दिया हुआ है, आप बी ई निकाल सकते हो। अगर आपके पास बी एच और बी वी दी हुई है, आप tan आई भी निकाल सकते हो। tan आई क्या होगा बच्चों? इन दोनों का डिवीजन, दैट इज इक्वल टू बी वी डिवाइडेड बाई बी। क्या यहां तक क्लियर है?
अब एक सवाल आया था बेटा नीट एग्जामिनेशन में, जहां पे डिप एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाकर कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे, +25 डिग्री, -25 डिग्री, इस तरह की बात की गई थी। याद है क्या? तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हो, कहाँ हो? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर का मतलब हम लोग उत्तरी साइड में हैं। विषुवत रेखा जो होता है ना हमारा, जिसको आप क्या बोलते हो, मैं हिंदी बोल गया, इक्वेटोरियल लाइन जो होता है, उसके अगर आप नॉर्थ साइड में हो तो हम लोग किधर है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। वैसे केस में हमारा एंगल पॉजिटिव माना जाता है। कन्वेंशन है हमारा, हम क्या मान के चलते हैं? उसे पॉजिटिव मानते हैं। और अगर हम साउदर्न हेमीस्फीयर में हैं तो वैसे केस में हम लोग क्या मानकर चलते हैं? नेगेटिव मानकर चलते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव, ऐसा आप दिमाग में रख सकते हो। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर हम पोल के पास इस आई की बात करें तो पोल पे आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? पोल पे आई एट, पहला लिखा हमने पोल, पोल पे क्या होगा? पोल पे बेटा आप ये बताओ, लाइंस जो आ रही होंगी, क्या पोल पे सीधे सीधे यूं अगर मैं पोल पे खड़ा रहूं तो मेरे सर के ऊपर आती हुई दिखाई देंगी? हाँ या ना? या मेरे सर से निकलती हुई दिखाई देंगी? हाँ या ना? तो दोनों केसेस में क्या होगा? हमारा जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 90 डिग्री को अचीव करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसे ±90 डिग्री लिख देंगे। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो तो +90, और अगर हम साउदर्न की बात कर रहे हैं तो -90 लिख लेंगे। और अगर हम यहीं पे इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे क्या यही लाइंस जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही निकलती हुई दिखाई देंगी? और अगर ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल निकलती दिखाई दे रही हैं तो आप इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? इसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे आई जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये था बेटा बेसिक। अब बेसिक से आते हैं इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का तरीका जो है वो भी आपको एक फॉर्मूला निकाल के देगा, जिस फॉर्मूले को आगे आप बहुत ही फ्रीक्वेंट वे में यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम लोग एक फॉर्मूला सीख रहे हैं बेटा, फॉर्मूला को ध्यान से देख लेते हैं एक बार। ठीक है? हो गया? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो पहले तो एक दो चीजें और सुन लो, है ना, सुन के ही समझने का है। जब आप मैग्नेटिक निडल की बात करते हो ना, और जब आप कंपास की बात करते हो, तो दोनों में एक छोटा सा कभी कभी फर्क हो जाता है। मैग्नेटिक निडल ही कंपास में भी लगा हुआ है, लगा हुआ तो होता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मैग्नेटिक निडल आपका दोनों मूवमेंट कर सकता है। आप यहाँ पे एक डिप सर्कल ले सकते हो। डिप सर्कल क्या कर सकता है? दोनों तरीके का मूवमेंट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। लेकिन जब वो ग्लास वाला जो आपके पास कंपास निडल होता है, जो कि आप ग्लास का केज में जो बना हुआ होता है बेटा, आप जिसको घड़ी की तरह हाथ में ले सकते हो बिल्कुल, अगर आप वैसे निडल की बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसा मूवमेंट कर सकता है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है ना? वर्टिकल में आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो, उसे मूव नहीं करने देते। ऊपर भी ग्लास लगा दिया और नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा दिया, वो मूव नहीं कर पाएगा ना? तो ये बात कभी कभार होती है कि आपको बोल दी जाए कि वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, कभी बोल दिया जाए हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हो ना? वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्टेड मतलब वर्टिकल में ये निडल नहीं मूव कर पाएगी। हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्ट्रिक्टेड मतलब हॉरिजॉन्टल में ये निडल मूव नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ जो है हम बात करने जा रहे हैं किसी भी रैंडम पॉइंट की। हमको क्या पता कि यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है? जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। हमने क्या किया, अपना सीधे सीधे फोन उठाया और फोन में क्या कर दिया बेटा? फोन में क्या कर दिया आपने जो है कंपास लोड कर दिया, और अब आप उससे मेजरमेंट लेना चाह रहे हो। बट फोन वाला कंपास में एक लिमिटेशन होगी, वो आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, वो उसके वर्टिकल मोशन से जुड़ा हुआ होगा, नहीं दिखेगा ना, वो तो 2D ही आपको देगा, या आपको कोई वैल्यू बताएगा कि इतना डिप हो रहा है, वो दे देता है वैल्यू, नो डाउट वो वैल्यू दे देता है कि -30 है, +30 है, जो भी है। बट एक्चुअल अगर हम देखें तो एक्चुअल में वहां पे हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचो मेरे हाथ में एक जो है ना कंपास है, और उस कंपास को मैंने यहाँ पे रखा है, तो उस कंपास का भी अपना एक प्लेन होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो उस कंपास के प्लेन को हम एक मेरिडियन मान लेते हैं,
और यहाँ पे उसको हम लोग किस प्लेन के नाम से जान रहे हैं बेटा? प्लेन ऑफ डिप सर्कल के नाम से जान रहे हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि कंपास में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो हम उसकी जगह यूज क्या कर लेते हैं? डिप सर्कल यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में मूव करने के लिए फ्री होता है। तो हमने एक डिप सर्कल ले लिया, इस डिप सर्कल का अपना एक प्लेन है ना। जैसे अभी आपने यूं रखा तो ये क्या है? उसका एक प्लेन है। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन इस जगह पे नहीं था, ये दूसरी जगह पे था। मैं आप में से किसी एक का जो है ना कॉपी बोरो करना चाहूंगा, थोड़ा सा दे सकते हो बेटा? दे दो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ एक क्या है हमारे पास प्लेन, ये है जो कि हमारे डिप सर्कल वाला प्लेन है, जहाँ पे आपका मैग्नेटिक कंपास जो है आपने वो प्लेस कर रखा है। और दूसरा जो प्लेन है ये प्लेन, ये किसका प्लेन है? ये आपके मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है। आप यहाँ पे अगर इसी कंपास को अलाइन करा दिए होते तो वैसे केस में ये आपको बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग दे रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह ऐसा नहीं है कि प्रॉपर रीडिंग होती नहीं है, बट बाकी जगह पे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा BE था तो क्या यहाँ पे भी BE ही होगा? ये अगर BE था तो क्या यहाँ भी BE ही होगा? नहीं होगा ना। ये तो किसी एंगल पे है ना यहाँ से, तो क्या ये BE डैश के बराबर होगा? कोई एक नई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मुझे दिख रही होगी। लेकिन अब आप ये सोच के देखो, इन दोनों का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखता हूँ, यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट देखा, यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट देखा, तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों के सेम होंगे? होंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूं तो एक पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ है और दूसरा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ है, क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे ना। इन दोनों में एक रिलेशन होगा और ये दोनों के दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? तो हम जो अब बात करने जा रहे हैं ना, वो बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक डिप सर्कल है। डिप सर्कल जो है हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, और वो एंगल कितना है? मान लेते हैं अल्फा का एंगल है। कितना एंगल है? अल्फा का एंगल है। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे डिप सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BE डैश है, और जो हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन में जो फील्ड है वो क्या है? BE है। तो क्या ये BE और BE डैश सेम है? हम पहले ही डिसाइड कर चुके, नहीं सेम है। नहीं सेम है ना। इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम है क्या? आंसर है हाँ सर सेम है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है क्या? नहीं है। और BE ही चेंज्ड हो गया तो क्या उसका डिप एंगल भी चेंज हुआ होगा? तो अगर हम कंपास निडल की बात करें, हम डिप सर्कल की बात करें, वहां पे अगर उसका जो हमारा डिप एंगल है वो I डैश है, तो हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना है? वो I के बराबर है। क्या इतनी बात, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है? अब हमारा पर्पस क्या है, इसके ऊपर आते हैं। पर्पस है हमारा कि हम इस I डैश और I के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिप सर्कल में जो I डैश आ रहा है, जो एंगल ऑफ डिप आ रहा है, हम उसको रिलेट कर सकें किससे? जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप होने वाला है उससे। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप है वो हमारा ट्रू डिप है, और जो हमारे डिप सर्कल में जो डिप है वो कौन सा डिप है? वो हमारा अपैरेंट डिप है। तो हम अपैरेंट डिप में और ट्रू डिप में क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्या इतनी जो कहानी मैंने सुनाई ये क्लियर हुई आपको पूरी तरीके से? तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा। पहला लिख रहा हूं यहाँ पे डिप सर्कल, और यहीं पे दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? दूसरा मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं यहां बात कर रहा हूं किसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन की। ध्यान से दोनों को सुनना। मैंने बोला पहले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो कितना है? BE है, और जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना है? I है। तो ये हो गया हमारा फील्ड। अच्छा यहाँ डैश लिखना चाहिए था ना, सॉरी। और ये क्या हो गया हमारा? अपैरेंट डिप। क्या लिखने में कोई परेशानी बच्चों? हाँ ना तो बोल दो। अभी जस्ट यही डिसाइड किया था। दूसरा, हम यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे BE और साथ में क्या लिखेंगे? I। BE क्या हो गया हमारा? फिर से इसको मैं लिखूंगा फील्ड, और ये क्या है हमारा? एक्चुअल डिप, या जिसे आप बोल सकते हो ट्रू डिप, है ना। ये हमारे पास हमारा ट्रू डिप। क्या ये दोनों क्लियर है? अब मैं इन दोनों को रिलेट करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहला रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश करूंगा। मैं यहाँ सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा कि अगर हमारा एंगल ऑफ डिप I डैश है
तो हमारा यहाँ जो बी वी डैश होगा इट विल बी इक्वल टू बी ई डैश मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर होगा बेटा, जल्दी बोलो, साइन आई डैश लिख दूं? आप बोलते नहीं हो तो मुझे फिर कंफ्यूजन होता है। क्या लिख सकते हैं? हमने अभी आज ही पढ़ा है ना बेटा, इसे तो पढ़ा है कि वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाला होता है और हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। तो आप यहीं पे अगर बी एच डैश लिखोगे इट विल बी इक्वल टू बी डैश इंटू कॉस आई डैश के बराबर होना है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ऐसा ही काम अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन में करता तो इसको लिखता बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन आई, और यहां लिखता बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस आई। यहां तक तो समझ आ रहा है हमें? अब इससे आगे रिलेट करना है दोनों को। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, अल्फा। तो क्या मैं यहां पे अब इस बी एच और इस बी एच डैश को भी रिलेट कर सकता हूं? क्या मैं अब इस बी एच और बी एच डैश को भी रिलेट कर सकता हूं? मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हमारा जो बी वी डैश होने वाला है ये तो बी वी के बराबर था, बट जो हमारे पास बी एच डैश आने वाला है ये हमारा बी एच कॉस अल्फा के बराबर होगा। से यस और नो? कह सकते हो ऐसा? आगे का काम क्या बहुत मुश्किल है बेटा? अब आप क्या इन दोनों क्वांटिटीज को जानते नहीं हो? जानते हो तो क्या आप उसे रिलेट कर सकते हो? आप बी वी डैश बाई बी एच डैश करोगे तो क्या आपके पास tan आई डैश आएगा? से यस और नो? आएगा क्या? दूसरा, अगर आप बी वी बाई बी एच कॉस अल्फा को लिखते हो तो क्या यहां से आपके पास tan आई डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा आएगा? आएगा। और यही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है बेटा, याद रख लेना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे चल के बहुत सारे सवाल होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ tan आई डैश क्या है आपका, ये आपके अपेरेंट एंगल ऑफ डिप को बता रहा है, और आई क्या है आपका, आई आपको क्या बता रहा है, ट्रू डिप को बता रहा है, और अल्फा आपके डिप सर्कल में और आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है। क्या ये तीनों बातें समझ में आ रही हैं? तो हमने बस मैथमेटिकल थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बेसिक चेंजेस, और उससे हमारे सामने हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब इस पे नीट में जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग एक दो बार बात कर लेते हैं, ठीक है ना? बढ़ा दूं यहां से आगे? ये समझ आया या ऊपर से बाउंस किया? बोलोगे तो कि समझ में आ गया, बट मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, सर गलती से बाउंस कर गया था। ऐसा तो नहीं है ना? गया दिमाग में थोड़ा बहुत? चलो फिर तो कम से कम फॉर्मूला जरूर याद रखना बेटा, फॉर्मूला बहुत काम का है। आगे बढ़ाता हूं मैं यहां से। ये जो पार्ट अभी मैं लेने जा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लाइड ज्यादा आगे बढ़ गया? अच्छा, इसको एक और बार बता दूं। मैंने बोला बेटा हमारे पास, मेरे इस हाथ को आप मान लो क्या है हमारा, मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है हमारा, दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिप सर्कल, जो हमारा डिप सर्कल लिया है। अब इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड तो सेम नहीं है, एक जगह यहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक जगह यहां होगा। तो जो हमारा डिप सर्कल है वहां पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने बी डैश माना है, और वहां जो डिप एंगल है उसको आपने क्या दिया है नाम, अपेरेंट डिप दिया है, और उसको आई डैश मान लिया है। जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वहां पे हमने जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी ई कह रहे हैं, और जो हमारा एंगल ऑफ डिप है उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों जगह पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना है, सेम, दोनों एक ही जैसा होना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा? आप ओरिजिनल वाला जो आपका बी एच है उसका अगर आप कॉस अल्फा ले लो, है ना, तो आपको क्या ये जो बी एच डैश है ये मिल जाएगा। हमने बस यही किया है बेटा, बी वी को दोनों का क्या किया है, वर्टिकल वाले को क्या किया है, बराबर किया है, और हॉरिजॉन्टल वाले का क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने बी एच डैश को बी एच कॉस अल्फा मान लिया है। अब क्या करोगे, अब बस इन दोनों का रेशियो ले लोगे, और रेशियो लेते ही आपके सामने एक रिलेशन आएगा जिसको आप बोलोगे tan आई डैश इज इक्वल टू tan आई डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। कैसे आया, यहाँ देखो बी वी डैश आपके पास पता है, बी एच डैश भी पता है ना, आप इनका रेशियो लोगे तो बी डैश कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, tan आई डैश जो यहाँ दिख गया।
यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो लेते तो क्या आता, tan i आता, बट यहाँ तो एक cos अल्फा और भी है ना, वही cos अल्फा आपको यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से ये जो नेक्स्ट लॉ हमारे सामने दिख रहा है, इसको हम लोग कोटेंजेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? कोटेंजेंट लॉ। इस बार जो आप डिप सर्कल लेते हो ना, इस बार जो आप डिप सर्कल लेते हो, ये डिप सर्कल 2 बार आप कंसीडर करते हो और दोनों बार ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मान लो ये एक डिप सर्कल है तो ये क्या है? दूसरा डिप सर्कल है। और बीच में क्या है आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। बीच में क्या है आपका? इन बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक के साथ अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो दूसरे के साथ क्या एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा बन रहा होगा क्या? से यस और नो? यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश की गई है। यहाँ बोला गया है कि θ1 एंड θ2 द अपैरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन द टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज। आपको बताना है कि ऐसे केस में हमारा ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा। तो मैंने अज्यूम किया कि हमारा जो पहला डिप सर्कल है, हमारा डिप सर्कल नंबर 1 है, इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या है? अल्फा नॉट के बराबर है। तो जो हमारा दूसरा डिप सर्कल होगा उसके लिए हमारा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? क्या 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉट लिख सकते हो आप? से यस और नो? अभी फॉर्मूला सीखा ना इसके बाद का, तो आपने सीखा अभी कि हम tan θ1 को अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा नॉट। और दूसरे केस में आप इसी को क्या लिख सकते हो? tan θ2 इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री माइनस अल्फा नॉट। एम आई राइट? अपेरेंट डिप वाला tan ये किसके बराबर है? एक्चुअल डिप, ट्रू डिप डिवाइडेड बाई cos अल्फा। दूसरे केस में भी यही लिखा, दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो एक से अगर अल्फा बन रहा था तो दूसरे से क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा बन गया। इसको बेटा cos अल्फा लिख रहे हैं तो इसको sin अल्फा लिख सकते हो क्या? से यस और नो? ये क्या आपके पास sin अल्फा हो जाएगा? अब मैं क्या चाहता हूं, मैं sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा लिखना चाहता हूं। अल्फा नहीं, अल्फा नॉट होगा। मैं अब क्या चाहता हूं यहाँ पे? sin स्क्वायर अल्फा नॉट और cos स्क्वायर अल्फा नॉट को लिखना चाहता हूं। यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा नॉट निकलेगा और वहां से sin स्क्वायर मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर θ1, और दूसरा हो गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर θ2। एम आई राइट? कुछ तो बोलो। ये पूरा का पूरा 1 है ना? ये पूरा का पूरा 1 है। मैं यहां से tan स्क्वायर को उठा के इसके डिनोमिनेटर में डाल दूं तो कोई दिक्कत है? तो मैं इसी को क्या लिख दूंगा? 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर θ1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर θ2। और इसको tan को आप cot लिख सकते हो, 1 बाई tan को cot लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। और इसी को हम लोग कोटेंजेंट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटेंजेंट लॉ कहते हैं। और कोटेंजेंट लॉ को हम याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, हम इसके हेल्प से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान में रहेगा। कैसे आया है ये भी समझ में आ गया हमें। तो हम लोग कोटेंजेंट लॉ को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बेटा। आगे मैं बढ़ाऊं यहाँ से बच्चों, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अभी कौन सा लॉ पढ़ा था? कोटेंजेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे टेंजेंट लॉ। देखो अब टेंजेंट लॉ में मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। टेंजेंट लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है और टेंजेंट लॉ है क्या, बस इतनी सी बात जान लेते हैं। ये 2 चीजें जान लेंगे, हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। इस टेंजेंट लॉ के हेल्प से आप आराम से टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बना सकते हो, है ना? जो आपका गैल्वेनोमीटर हमने बनाया था ना, पहले किससे बनाया था हमने? वो ट्विस्ट का ध्यान में रख के बनाया था। यहाँ पे क्या है, हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं किसके हेल्प से? इस टेंजेंट लॉ के हेल्प से। तो इसके लिए लॉ जानना जरूरी है, और लॉ जानने से पहले मैं इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। हम लोग कोशिश क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हो। क्या हो?
दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फील्ड्स हो, ठीक है ना। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हमने ले लिया। इनमें से एक फील्ड हमेशा अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करे? अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब मैं जो अपने पास निडल लेने वाला हूं वो निडल डिप एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल है वो ग्लास वाला है, वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली वो फ्लोट करेगा, नॉर्थ साउथ बताएगा, और ज्यादा फ्लोट वो नहीं करने वाला है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो वर्टिकल में वहां पे डिप के बारे में कोई बात नहीं होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात होगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो आप कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप चाहो तो कोई बार मैग्नेट से प्रोड्यूस कर लो, आप चाहो तो सर्कुलर कॉइल्स के हेल्प से प्रोड्यूस कर लो। तो जो आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, वहां पे जो दूसरा फील्ड आप प्रोड्यूस करते हो वो किससे प्रोड्यूस करते हो? वो आप वहां पे सर्कुलर कॉइल्स के हेल्प से प्रोड्यूस करते हो। क्लियर है ये? तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स मुझे लेनी है। कैसी कैसी लेनी है? एक लेनी है मुझे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा बन गई लाइन क्या, इस तरीके से। दूसरी लेनी है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें नाम देने के लिए हम लोग एक नोटेशन भी फिक्स किए हुए हैं। ये जो वाई एक्सिस वाली जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे बी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारा? बी एच है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ भी जोड़ देते हैं, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा जो है बेटा, ये हमेशा क्या होगा आपका? ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे होगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हम किसी तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन बार मैग्नेट लगा के कर रहे हो, या हम यहाँ पे कोई क्या लगा दे रहे हो बेटा, हम कोई सर्कुलर कॉइल या कोई और अरेंजमेंट लगा रहे हो जिसके कारण ये फील्ड रह रहा हो। अब इसके अंदर हमने रखा एक मैग्नेट, ये हमने रख दिया एक मैग्नेट। मान लो ये उसका नॉर्थ पोल था, ये क्या था? उसका साउथ पोल था, है ना। आप बताओ बच्चों, क्या इन दोनों पे हमारे फोर्सेस लग रहे होंगे? यहाँ पे देखो तो एक फोर्स लग रहा होगा हमारा बी के कारण, जिसको आप m मल्टीप्लाइड बाई बी लिख सकते हो। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ लग रहा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m मल्टीप्लाइड बाई बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण भी एम बी एच लग रहा होगा, और यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा बेटा? हमारा एम बी एच लग रहा होगा। क्या आप आराम से इतनी बात समझ सकते हो? से यस और नो। अब देखो, ये जो एम बी वाला जो पेयर है वो इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और ये जो एम बी एच वाला पेयर है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। देखो दिख रहा है क्या? देखो यूं घुमा रहे हो एक तो, और दूसरे में इस तरीके से हमारे घुमाने की टेंडेंसी है। तो एक जगह क्लॉकवाइज है और दूसरी जगह क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों के कारण लगने वाला टॉर्क जब इक्वल हो जाएगा तो क्या वैसे केस में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे मिलेगी और एक फिक्स रीडिंग आप निकाल सकते हो क्या? मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ। ये एंगल क्या है हमारे पास? थीटा है। और ये जो लेंथ थी ना इसकी, इसको हम मान लेते हैं अभी 2l। तो आप बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे अगर इसको मैंने 2l मान लिया और ये एंगल थीटा था, तो क्या इसके सामने ये भी जो एंगल बन रहा होगा ये भी क्या थीटा के बराबर होगा? से यस और नो। ये एंगल थीटा है। फिर से देखो बेटा, मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? ये अगर हमारे पास 2l है, तो क्या मैं इस वाले को 2l cos थीटा और इस वाले को 2l sin थीटा कह सकता हूं? तो अब टॉर्क की वैल्यू दोनों से लिखनी मुश्किल है क्या आपके लिए? आप जब यहाँ पे MB को लोगे तो किसको कंसीडर करोगे? 2l cos थीटा को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MB मल्टीप्लाइड बाई 2l cos थीटा इज इक्वल टू MBH मल्टीप्लाइड बाई 2l sin थीटा। कोई दिक्कत है? 2l को हटा दिया, यहां से हमने इस m को हटा दिया। देखो एक रिलेशन आपके पास आया क्या बच्चों? ध्यान से देखकर बताओ, क्या एक रिलेशन आया आपके पास? क्या रिलेशन आया हमारे पास? B इज इक्वल टू BH tan थीटा। एक बार चेक भी कर लेना बेटा, अगर आपके पास कोई बुक हो, नोट्स हो तो। क्या ये रिलेशन आपके सामने आ रहा है? क्या ये रिलेशन है आपके पास?
बी हमारे पास क्या है बेटा, बी एच टैन थीटा के बराबर हमें दिखाई दे रहा है। इसी लॉ को आप क्या कहते हो बेटा, टेंजेंट लॉ के नाम से जानते हो। इसी लॉ को हम लोग नाम क्या देते हैं, टेंजेंट लॉ का नाम देते हैं। टेंजेंट लॉ क्या बताता है कि हमारा जो टैन थीटा होगा ये बी और बी एच के रेशियो के बराबर होगा। किसके रेशियो के बराबर होगा, बी और बी एच के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी हम एंड करते हैं। अब ये बी जो है आप किसी से प्रोड्यूस कर सकते थे। मान लो मैं यहाँ सर्कुलर कॉइल से करता तो क्या इसे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r लिखता, से यस और नो, ये बन जाता हमारा बी एच टैन थीटा। और यही प्रिंसिपल है बेटा हमारा किसके, ये हमारे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, सर्कुलर कॉइल्स के हेल्प से ये बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। रेशियो निकालते ही हमारे पास हमारा आंसर आता है। देखो आई और थीटा में रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है ना, आप इसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हो। आगे बढ़ा दूं मैं अभी, यहां से अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। टेंजेंट लॉ अगर हमें समझ आ गया हो तो हम आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट जो है थोड़ा मैथमेटिकल है और फाइनली आपको इसके बहुत सारे पॉइंट्स को आपको रिमेंबर भी कर लेना होगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनो, जितनी बातें बोल रहा हूं बहुत आराम से आप रिलेट कर पाओगे। अभी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं जो कि सबके लिए एक जैसा है। मेरी एक अपनी कैपेबिलिटी होगी, मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो वो उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करने की। दूसरा, मैंने जो कंटेंट आपको डिलीवर किया ये सबने इक्वली रिसीव किया होगा क्या, नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटी होगी कि आप उसमें से कितना रिसीव कर पाते हो, है या नहीं है। यही चीज बेटा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक सब्सटेंस को रखेंगे। हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस मान लेते हैं अभी कि हमने ले लिया है। इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये मान लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने इसको प्लेस किया है, ये बी एक्सटर्नल है जिसमें आपने इसे रखा है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे ये सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटाइज होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे डाइपोल्स होंगे जो डाइपोल्स अपने आप को इसके अलोंग अलाइन करेंगे क्या, इन डाइपोल्स के कारण ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पे अब तीन चीजें हमारे सामने आ गई। पहला, ये जो फील्ड है ये टीचर जैसा है, ये क्या कर रहा है, सबको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर जो है ये बच्चे हैं, अलग अलग मैग्नेट्स यहाँ पे हो सकते थे, अलग अलग सब्सटेंस यहाँ हो सकते थे, वो सबके सब इससे मैग्नेटाइज होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इनमें लेकिन कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो गए और उन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो कि यहाँ पे अब हमें दिखाई देगा। एक तो एक्सटर्नल था ही, दूसरा ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हुआ वो भी तो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना। तो एक उसके कारण का फील्ड और एक फील्ड किसका, जो एक्सटर्नल वाला था। क्लियर है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे बी नेट की जरूरत होती तो मैं यहाँ पे बी नेट की वैल्यू को लिखता बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत थी बेटा, आप बताओ, क्या यही होता। अब इसमें ये सब क्वांटिटीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं बेटा, इसे हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से कि कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। क्या यही समझ आ रहा है। तो कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसको जानने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ये करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम मैग्नेटिक मोमेंट को किससे डिवाइड कर देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम से। हमारे पास जो आंसर आता है उसको आप क्या कह लेते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल लेते हो, जो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल्स बने, पर यूनिट वॉल्यूम जितने डाइपोल्स बने उसकी इंटेंसिटी को आप क्या बोल रहे हो, आई से रिप्रेजेंट किए। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, हम इस m को क्या m इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एल लिख सकते थे, से यस और नो।
m इंटू एल से अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा था इसे, और हम लोग यहाँ पे a इंटू एल से वॉल्यूम को लिख रहे थे। l से l को हटा देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, m इंटू ए। तो आप इसे चाहो तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया कह सकते हो, आप इसे चाहो तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो। इन दोनों से हम चाहें तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसके बारे में बताता हूं मैं, अगर मैं इस m के बारे में आपसे छोटा सा डिस्कशन करूं, तो m का फॉर्मूला क्या लिखा था आज आपने, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। अच्छा एक मिनट, मैं मैग्नेटिक फील्ड से इसको रिलेट करके आपको दिखा दूं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं बोल रहा हूं कि अगर हम b की बात करें तो हमने आज b कैसे लिखा था, इससे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यू या m 2m बाई आर क्यू, ऐसा ही लिखा था। थोड़ा देख लो बेटा, ये m जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे एक तरीके से वॉल्यूम जैसी कोई क्वांटिटी है 4 पाई आर क्यू, कोई वॉल्यूम जैसी चीज है जहां पे डायमेंशन हम आराम से वॉल्यूम का मान सके। तो ऊपर m है, नीचे वॉल्यूम है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर पाना हो तो कैसे पाते हैं हम, बस एक म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है क्या। तो क्या सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। इस b, हम यहाँ पे अगर b इंड्यूस्ड को लिखना चाहें तो क्या इसे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, से यस और नो, कर सकते हो। दूसरी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, दूसरा है बेटा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करूं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, और h को आप कैसे लिखते हो, h को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो हम b नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट यूज करेंगे, या हम b डिवाइडेड बाई म्यू यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड को परमिएबिलिटी से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब यहाँ पे अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, आप एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, बी नॉट बाई म्यू नॉट। और अगर किसी मीडियम में बात कर रहे हैं, सब्सटेंस के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बी डिवाइडेड बाई म्यू। क्या ये बात भी समझ आ रही है, से यस और नो। अब मैं बोल रहा हूं बेटा सिंपली, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया b से, b को मैंने म्यू नॉट से या म्यू से डिवाइड किया। अगर कोई मीडियम नहीं है, मैं एयर में बात कर रहा हूं, तो मैं बी नॉट और म्यू नॉट टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। और अगर हम किसी सब्सटेंस में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी और म्यू यूज करेंगे। बाहर में म्यू नॉट, अंदर में क्या हो गया, म्यू। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ मुझे लिखना है, तो एक्सटर्नल फील्ड तो एयर में है, मैं यहाँ पे सिंपली म्यू नॉट इंटू एच लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। और जैसे ही मैं सब्सटेंस की बात करूंगा, मैं क्या यहाँ पे म्यू इंटू एच लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत होगी क्या, से यस और नो, जल्दी बोलो बच्चों। सारी चीजें रिलेटेड हैं ये, अगर आपको ये समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, फिर आपको आगे कहीं दिक्कत ही नहीं होनी है ऐसे चीजों को डील करने में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम लोग काईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है हमारा, अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, कोई बताना चाहेगा ये क्या होता है। इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने मैग्नेटाइज किया और कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, इसका रेशियो ही क्या होता है आपका, इसका रेशियो कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर मैं इसको यूज करूं तो आई को काईएम इंटू एच लिख सकता हूं क्या। यहां से देखो आपका फॉर्मूला क्या चेंज होगा, आप लिखोगे इसको म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू काईएम मल्टीप्लाइड बाई एच। एम आई करेक्ट। इससे आप आराम से एच एच और एच को हटा दोगे, आपके पास फॉर्मूला आएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस, ब्रैकेट में ही कर देते हैं, म्यू नॉट 1 प्लस काईएम। इज दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, साथ में क्या है 1 प्लस काईएम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि म्यू जो होता है हमारा
ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है, जानते हैं ना? हम जानते हैं हमारा जो म्यू होता है ये म्यू नॉट और म्यू आर के बराबर होता है। अगर आप क्लास 12th के ही पहले टॉपिक की बात करो तो एप्सिलॉन आर पढ़ा था ना? एप्सिलॉन आर क्या था? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह बस क्या है हमारे पास? हमारे पास यहाँ म्यू है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम म्यू को म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखते हैं तो म्यू नॉट तो इस साइड भी है, बाकी बची हुई क्वांटिटी अपने आप क्या हो गई बेटा? क्या म्यू आर हो गई, जिसको आप 1 प्लस काईएम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमारे दिमाग में होने चाहिए। यहां से आगे बढ़ाऊं मैं आपको? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आपके लिए यही बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, क्योंकि ये अगर क्लियर है ना तो इसके आगे वाले में कुछ मुझे बहुत ज्यादा बताने की अब नीड है नहीं। मैं अगर अब पैरा, डाई और फेरो की बात करता हूं तो ये सारे के सारे आंसर्स हमारे पिछले स्लाइड से ही निकलने वाले हैं। मैं यहाँ पे म्यू आर को लिख रहा हूँ बेटा 1 प्लस काईएम जो अभी आपने निकाला है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू को म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस काईएम जो कि अभी आपने पीछे निकाला है। अब अगर मैं इन तीनों सब्सटेंस की बात करूं, सबसे पहला सब्सटेंस है हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है हमारा, पैरामैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फीबली मैग्नेटाइज्ड होता है। क्या होता है बेटा? फीबली मैग्नेटाइज्ड, मतलब हल्का फुल्का मैग्नेटाइज्ड होगा। अगर ये फीबली मैग्नेटाइज्ड हो रहा है तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्या वो नॉर्मल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा? से यस और नो? तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूंगा कि हमारा जो बी नेट ऐसे केस में आएगा, ये हमारा बी एक्सटर्नल से क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अपने आप दूसरा पॉइंट लिख दोगे। ये क्या था? म्यू, और ये क्या था? म्यू नॉट। तो म्यू यहाँ पे किससे बड़ा होगा? म्यू नॉट से थोड़ा सा बड़ा होगा। और म्यू अगर म्यू नॉट से बड़ा है तो यहाँ पे देखकर बताओ, क्या 1 प्लस काईएम 1 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए? तो यहाँ से मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूँ कि हमारा जो म्यू आर होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, किससे? 1 से। और फाइनली फोर्थ पॉइंट, म्यू आर होता क्या है? 1 प्लस काईएम। तो इसका मतलब काई जो है वो किससे बड़ा है? काई इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। 0 से थोड़ा सा बड़ा होना है। क्या ये चारों पॉइंट्स लिखने में अब कोई परेशानी है किसी को? है? यहां पे बेटा एक क्यूरी का लॉ भी पढ़ते हैं। एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, क्यूरीज लॉ, जहां पे आप बोलते हो कि काईएम हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 बाई टेम्परेचर के। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतनी ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी, और जितना ही टेम्परेचर कम होगा आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा क्यूरी ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था? क्यूरी ने। और इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो काईएम वर्सेस टी का आप आराम से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बना सकते हो। डन? पहला पार्ट फिनिश्ड। दूसरे पार्ट पे आते हैं। एग्जांपल्स आप बुक से देख लेना एक बार, इसके एग्जांपल्स जो भी हैं। दूसरा है हमारे पास डाईमैग्नेटिक। मैं यहां पे अगर डाईमैग्नेटिक की बात करूं तो ये क्या होता है बेटा? ये अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, अपोजेस एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड को क्या करता है बेटा? अपोज करता है। तो क्या होना चाहिए? आप बात मत करो बेटा प्लीज। यहां पे बताओ, ये अगर अपोज करेगा तो क्या होगा? अगर ये हल्का अपोज करेगा तो क्या पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बी नेट जो यहां पे निकल कर आएगा ये थोड़ा बहुत हमारे बी एक्सटर्नल से क्या होगा? छोटा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हो गई है यहाँ पे, छोटा होगा। दूसरा पॉइंट अपने आप हो गया, म्यू जो होगा हमारा ये म्यू नॉट से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? छोटा। तो थर्ड पॉइंट अपने आप आ गया हमारे पास कि म्यू आर जो होगा ये भी क्या होगा? 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। इज इट फाइन? और अगर ये 1 से छोटा हुआ तो फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि काईएम यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। काईएम क्या होगा? यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये हमें नेगेटिव मिलेगी, तभी जाकर म्यू हमारा म्यू नॉट से छोटा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई और लॉ नहीं लगा रहे हैं। ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव होती है और कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के साथ इसमें किसी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपका। और फाइनली अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जिसे हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, तो ये ऐसे सब्सटेंस है बेटा जो कि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब
ऐसा है कि अगर आसपास में इस रूम के बाहर मैं आयरन का एक लेयर बना दूं और यहां से मैग्नेटिक फील्ड को पास कराऊं, तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस उस आयरन के लेयर से पास हो जाएगी, कोई भी लाइन इस अंदर वाले पार्ट में आने वाली नहीं है। इतनी ज्यादा ये मैग्नेटाइज हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर क्या किया गया है, यूएस प्रेसिडेंट का जो सेफ हाउस बना हुआ है ना, उस सेफ हाउस में भी इसी तरीके की लेयरिंग की गई है, जिससे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अटैक करने की कोशिश हो तो वो मैग्नेटिक लाइंस वहां से पास ही ना हो पाए। ठीक है, क्लियर है क्या ये? आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अब इस पे डिस्कशन आगे कर लेते हैं, पहले यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा बी नेट की। बी नेट क्या होगा हमारा, ये बहुत बड़ा हो सकता है, किससे? बी एक्सटर्नल से। दूसरा पॉइंट, म्यू जो होगा यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा होगा, किससे? म्यू नॉट से। तो अपने आप म्यू आर की वैल्यू जो होगी ये बहुत बड़ी होगी 1 से। यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। फोर्थ पॉइंट जो हम लिखते हैं ना, ये लिखते हैं काईएम बहुत बड़ा है यहाँ पे 1 से। बच्चे बोलते हैं हर जगह 0 से कंपेयर कर रहे थे सर, यहाँ 1 से क्यों कर दिया? भाई अब 1000 है, बहुत बड़ा है, काईएम 1000 हो गया, तो अब मैं उसे 0 से बड़ा बोलूं 1 से बड़ा बोलूं, क्या ही फर्क पड़ता है? और सिंस वो 1 से ही एक्चुअल में बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और कोई रीजन है नहीं। तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो आपका पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले आप अगर ये एक आध क्वेश्चन जल्दी में अटेम्प्ट करना चाहो तो बता दो मुझे, देखकर बता दो। ए फीबली रिपेल्ड हो रहा है, मतलब ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। बी फीबली अट्रैक्टेड है, मतलब ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या है? फेरोमैग्नेटिक। अब चेक कर लेंगे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है, हम बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो ये है बेटा क्यूरी वीज लॉ। हम लोग जैसे अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोले ना कि क्यूरी लॉ लगाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो काईएम है ये टेम्परेचर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरीके से क्यूरी वीज लॉ हमें बताता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक तो नेचर शो करना शुरू करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जिस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक इसका नेचर अलग है। और जैसे ही ये क्यूरी टेम्परेचर से आगे बढ़ेगा, ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया बेटा। और इसे दिया था किसने? क्यूरी वीज ने। दैट्स वाई इसको हम लोग क्यूरी वीज लॉ के नाम से जानते हैं। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ऐसे नेचर को शो करता हुआ दिखाई देता है। तो याद रख सकते हैं ये भी। डाईमैग्नेटिक में मैंने बता ही दिया कांस्टेंट रहेगा। पैरा में क्या बता दिया बेटा? ये क्या करेगा? ये किसको शो करेगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करने लगेगा। ओवरऑल ये क्या है? ओवरऑल ये फेरोमैग्नेटिक है। ओवरऑल क्या है? ये फेरोमैग्नेटिक। बट एक टेम्परेचर के बाद ये क्या हो जा रहा है? पैरामैग्नेटिक। इतना ध्यान रख सकते हैं। कौन सा आंसर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर T फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका सी आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है ना वो कॉपी पेस्ट जब हुआ ना तो उसमें हो सकता है ये चॉइसेस अलग हो गई हो। आप इसे हटा दो यहाँ से और आप यहाँ पे क्या याद रख लेना बेटा? सी कर लेना। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ जल्दी बच्चों, कोई कंफ्यूजन? एग्जैक्टली नहीं, डायमैग्नेटिक नहीं बनेगा। फेरो के बाद वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसको मैग्नेटाइज होने का जो नेचर होगा, जो एबिलिटी होगी, वो उसकी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा। ये हमारा लास्ट पार्ट है आज की क्लास का। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले एक आपसे पॉइंट पूछना चाहूंगा, क्या आप मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी के बारे में जानते हो? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। क्या यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हो? हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है ये होता है हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट के बराबर। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं इस बी को अगर हम लिखना चाहें तो म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। इस बी को अगर हम लिखना चाहें तो म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना?
तो अगर मुझे कहीं पे एनर्जी डेंसिटी लिखने की जरूरत पड़ी तो क्या मैं उसको I और H के ग्राफ से निकाल सकता हूं? I और H का जो ग्राफ होगा, क्या वो I और H के बीच का ग्राफ मुझे एनर्जी डेंसिटी के बारे में आइडिया दे पाएगा? तो ये बात आप याद रखना। यहाँ पे देखो, मैं I और H के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूं और इसका एरिया मुझे क्या आइडिया देगा? ये मुझे एनर्जी लॉस के बारे में आइडिया देगा। किसके बारे में आइडिया देगा? एनर्जी लॉस के बारे में आइडिया देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पूरे हिस्टेरेसिस की। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को लेते हैं, उस सब्सटेंस को पहले मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं हम लोग? डीमैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है ना, और पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो अब मान लो हमारे पास ये सब्सटेंस है, मैंने राइटवर्ड अभी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगाया और इसको मैग्नेटाइज करने लगा। ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, राइटवर्ड इसके अंदर थोड़ा सा फील्ड भी आना शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको डीमैग्नेटाइज करने लगूं। तो डीमैग्नेटाइज करूंगा तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम करने लगूंगा, कम करते करते जीरो कर दूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके अंदर का फील्ड जो होगा वो क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा। मान सकता हूं ऐसा? तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, हम इस पॉइंट तक इसको मैग्नेटाइज करते रहे, फिर हम इसको डीमैग्नेटाइज करने लगे। मतलब जो फील्ड आपने आई बाहर से लगा रखी थी उसको आप क्या करने लगे, सॉरी एच जो आपने बाहर से लगा रखा था इसको आप क्या करने लगे बेटा? कम करने लगे और आप देखने लगे कि ये कितनी देर में डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये बी पॉइंट तक ही डीमैग्नेटाइज हो पाया। इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर अभी भी क्या रह गई? बची रह गई। इस पॉइंट को, इस ये जो बी पॉइंट दिख रहा है इसको हमने एक नाम भी दिया। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? रिटेंटिविटी का। इसको बहुत जगह पे आप रेमिनेंस भी लिखा हुआ पढ़ोगे, तो रेमिनेंस हो या कहीं पे रिटेंटिविटी लिखी हुई हो, इन दोनों का मतलब क्या है कि when we are demagnetizing a magnetic substance, during demagnetization, even after applying zero magnetic field, some magnetic properties remains inside the magnet and that is called retentivity. तो ये क्या है? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी अभी भी उस सब्सटेंस के अंदर बची रह गई है। अभी मैंने फील्ड राइट से लेफ्ट लगाया था, मैं अब जिद पे अड़ा हूं कि मैं तो इसे पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करूंगा ही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट से लेफ्ट एक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो मैंने अब राइट से लेफ्ट एक फील्ड लगाया, उल्टा फील्ड लगाया, तो कुछ देर के बाद ये सब्सटेंस क्या हो गया बेटा? पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड पे हमारा जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो अपनी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोएर्सिविटी का नाम देते हैं। इसको आप क्या नाम देते हो बेटा? कोएर्सिविटी का नाम देते हो। और यही प्रोसेस अब आपका बार बार क्या होता है? यहाँ पे चल रहा होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन का, डीमैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन का, डीमैग्नेटाइजेशन का, ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस होता है वो हम एरिया से निकाल लेते हैं। तो क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? दो टर्म आते हैं बेटा, एक आता है परमानेंट मैग्नेट, एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनकी रिटेंटिविटी हाई होती है, जिनकी कोएर्सिविटी भी हाई होती है। वो लंबे टाइम के बाद मैग्नेटाइज होंगे, बट होंगे तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनका रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी बहुत ही लो होता है। तुरंत मैग्नेटाइज हुआ, स्विच ऑन किया, मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ किया, तुरंत के तुरंत फिर से नॉर्मल सब्सटेंस बन गया। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में इससे डिफरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने पॉइंट्स बोले आपको जितने समझ में आए, प्लीज़ इसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इस चैप्टर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि मैंने लगभग मिस किया हो, तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको क्लियर भी हुई होंगी। सो थैंक यू वेरी